तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के एक्चुअल में रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूरल कंट्रोल, उसके बाद जाएंगे कहाँ केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल किसके थ्रू होता है भाई? न्यूरल कंट्रोल होता है बाय ब्रेन के थ्रू एंड केमिकल कंट्रोल होता है किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसमें कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग का है जिसे बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूरल कंट्रोल के बारे में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल। तो आखिर में न्यूरल कंट्रोल किसके थ्रू होता है भाई? न्यूरल कंट्रोल होता है थ्रू ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के थ्रू क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल। ये आप समझ लो कि ब्रेन के थ्रू क्या होता है भैया? न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, सो ब्रेन के थ्रू क्या होता है? ब्रेन के थ्रू होता है न्यूरल कंट्रोल। क्लियर? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा या? ठीक है, ब्रेन के दो रीजन होता है। ब्रेन में हम लोग के ब्रेन में दो रीजन है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, नाम सुना है कभी? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एक होता है जिसे बोलते हैं पोन्स। ठीक है, दो होते हैं ब्रेन में, आप मतलब और बहुत सा रीजन है, तो आपको मेन समझना है कि ब्रेन के दो रीजन को हम लोग मेन डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक है जिसे बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक रीजन है ब्रेन का जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? और दूसरा जो ब्रेन का रीजन है इसे बोला जाता है पोन्स। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं पोन्स। ठीक है, तो आपको देखोगे अभी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हो आप, इसको देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब सिस्टम में ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसी का रोल आप देखोगे, इसी का रोल आप देखोगे। ठीक है, हर सिस्टम में ये आपका रोल प्ले करता है भैया मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है भैया हम लोग के ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें आपके सारे सेंटर्स, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, सर्कुलेटरी सेंटर, सारे सेंटर्स जो कि हम लोग के किसमें होते हैं भैया? सारे सेंटर्स हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे सेंटर्स किसके अंदर होते हैं? प्रेजेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर सारे के सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझिए आप? क्लियर? तो आपको समझना है कि दो रीजन है ब्रेन के, एक हम लोग का है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा क्या है भैया? पोन्स। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप समझो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है भैया? टू न्यूरॉन्स के ग्रुप होते हैं, टू न्यूरॉन्स के कलेक्शन, टू न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं या ग्रुप होते हैं बोल सकते हो। ठीक है, एक जो न्यूरॉन्स का ग्रुप है, एक जो होता है न्यूरॉन्स का ग्रुप जिसे बोला जाता है भैया डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। भैया इसमें आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है? इसमें हम लोग के रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इसमें हम लोग के क्या भैया होता है? इसमें हम लोग के रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आप समझ लो। ठीक है, इसको आप समझो। इसमें इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, किसमें क्या होता है? इसमें हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि क्या होता है भैया? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। ये मत बोलना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर में आपको समझना है, एक हम लोग का है, एक हम लोग का एक्सॉन का मतलब सॉरी एक हम लोग का जो न्यूरॉन का जो ग्रुप है, जो न्यूरॉन का कलेक्शन है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DR। आप समझो क्या बोलेंगे इसको? DRG। ठीक है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग का न्यूरॉन का ग्रुप है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक हम लोग का है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक, एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर है? और दूसरा जो ग्रुप है जिसे बोलते हैं क्या? दूसरा ग्रुप एक हम लोग का है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड सेकंड जो ग्रुप है न्यूरॉन का, सेकंड जो ग्रुप है न्यूरॉन किसे बोला जाता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई?
वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इसे बोलते हैं, ठीक है। बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भाई, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इसे बोला जाता है। क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होते हैं भैया, ये हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सेंटर इसमें आपके एक आते हैं, एक हम लोग का होता है इसमें डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। एक न्यूरॉन का ग्रुप है, न्यूरॉन का क्या भैया कलेक्शन है, न्यूरॉन का एक ग्रुप है। एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्योंकि डोर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल साइड में, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल साइड में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ये आप समझो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड ये हम लोग का क्या होता है भैया, ये हम लोग का रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसीलिए इसका नाम हो गया वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो नाम को तोड़ के समझना सीखना है आपको, ठीक है। समझे, नाम में इसका काम छुपा है कि डोर्सल साइड में है, इसीलिए इसको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये वेंट्रल साइड, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और आपको ये समझना है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोलता है भाई, क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। समझे, आखिर में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोला जाता है भाई, इसको, इसी को ही बोला जाता है भैया इंस्पायरेटरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसी को ही बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, रिदम सेंटर। बात समझ आ रहा है आपको, इसी को ही, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको भाई, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक। इसी को इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ है इसको, इसी को क्या बोलता है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर इसे बोलता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसे बोला जाता है किसे भाई, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इसमें आपका इंस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भैया, डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर। आखिर में क्या करता है इसको आप डिस्कस करेंगे। पहले आपने समझ लिया कि एक्चुअल में मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसमें न्यूरॉन के दो ग्रुप है, एक हम लोग का ग्रुप है जिसे बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक ग्रुप को बोलते हैं क्या, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, इसी को बोलता है रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर इसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पोन्स में क्या होता है भैया, पोन्स में आपके इसको देखेंगे, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले आप समझो, ठीक है, कि पोन्स में क्या होता है, इसमें हम लोग का न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। पोन्स में क्या होता है, इसमें हम लोग के न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर, इसमें हम लोग को न्यूमोटैक्सिस सेंटर, इसमें हम लोग के न्यूमोटैक्सिस सेंटर क्या होता है भैया, इसमें पोन्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूमोटैक्सिस सेंटर, जो कि पोन्स के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पोन्स के अंदर कौन सा सेंटर, आप खुद देखो कि पोन्स के अंदर कौन सा सेंटर जो कि होता है प्रेजेंट, इससे बोला जाता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर, ठीक है। तो पोन्स के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर न्यूमोटैक्सिस सेंटर क्या होता है, पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिस सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ है आपको। और न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो किसको रेगुलेट करता है, ये रेस्पिरेशन के रेट को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर किसको रेगुलेट करता है, ये ठीक है, ये क्या किसको रेगुलेट करता है भाई, रेस्पिरेशन के रेट को, रेस्पिरेशन रेट को ये क्या करता है,
ब्रीथिंग रेट को, सॉरी, ये ब्रीथिंग रेट को क्या करता है भैया, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो कि ब्रीथिंग रेट को ये क्या करता है, ये सेंटर ब्रीथिंग रेट को ये रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को ये क्या करता है, आप समझो कि न्यूमोटैक्सिस सेंटर ये रेगुलेट करता है। क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये हम लोग के डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे क्या बोलते हैं भाई, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्या करता है, क्या इनका इफेक्ट है, क्या फंक्शन करता है, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलो तो चलते हैं भैया, हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये हम लोग के ग्रुप क्या करता है, इनका क्या फंक्शन है, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ने जस्ट अभी देखा, क्या देखा भाई, कि हम लोग ने ये डिस्कस किया कि ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट है मेडुला, ठीक है। ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, मेडुला, ठीक है। और इसमें हम लोग के दो सेंटर हैं भैया, इसमें हम लोग के दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक हम लोग का इसमें ग्रुप है जिसे क्या बोलते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और उसी को ही बोला जाता है क्या, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। एक हम लोग का ग्रुप है जिसे बोलते हैं डीआरजी, डीआरजी का मतलब क्या भैया, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोला जाए, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये पता है हम लोग को है, ठीक है, कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। एंड सेकंड जो इसमें ग्रुप हो उसको बोलता है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सेकंड जो ग्रुप है न्यूरॉन, किसे क्या बोलते हैं, वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर, अब देखो अब क्या देखोगे आप, अब आपको समझना है ये जो डीआरजी है, डीआरजी जिसी को हम लोग इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो क्या करेगा भाई, जो किसको इनिशिएट करता है, जो ब्रीथिंग को इनिशिएट करता है, जो क्या करता है, ये ब्रीथिंग को इनिशिएट करता है, समझ है आपको। तो एक्चुअल में एक क्या कर, ये जो हम लोग का सेंटर है क्या करता है, ये आप देखो, ये सिग्नल भेजता है किसे भैया, ये हम लोग के सिग्नल भेजता है किसे, आप समझना, ये सिग्नल भेजता है किसे, ये आपके देखो कि ये पॉजिटिव सिग्नल किसको भेजता है भैया, ये पॉजिटिव सिग्नल भेजता है किसे, एक आपका भेजता है किसे, किसको भैया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक ये सिग्नल भेजता है किसे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और सेकंड ये सिग्नल भेजता है किसे, डायफ्राम को, ठीक है। बात समझ आ रहा है आपको कि ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम को क्या करता है भैया, ये सिग्नल सेंड करता है, सिग्नल देता है, किस लिए सिग्नल भेजता है भाई, किस लिए ये सिग्नल देता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम को टू इनिशिएट इंस्पायरेशन, क्या इनिशिएट करने के लिए भाई, इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए क्या करता है, ये सिग्नल देता है, समझ है आपको। टू इनिशिएट इंस्पायरेशन किस लिए देता है सिग्नल, आप समझो कि ये सिग्नल देता है टू इनिशिएट इंस्पायरेशन, ठीक। इससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग का होता है, जिसे बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन, इससे क्या होता है भैया, इससे होता है इंस्पायरेशन, ठीक है, समझे। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में तो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर है कि आखिर में सिग्नल किसे भेजता है भैया, ये सिग्नल देता है किसको, ये पॉजिटिव सिग्नल किसे देता है भाई, ये पॉजिटिव सिग्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम को देता है टू इनिशिएट, क्या, किसको इनिशिएट करने, किसको चालू करने के लिए भैया, इंस्पायरेशन को स्टार्ट करने के लिए, इंस्पायरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, हम लोग का जो नेक्स्ट है इसे बोलते हैं वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो
तो आखिर में जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, आप ध्यान से सुनना कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये क्या करता है, ये आखिर में एक इसको इनिशिएट करता है, ये हम लोग के फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझे, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करवाता है भैया। ये क्या करवाता है समझो, ये हम लोग का ये क्या करवाता है भाई, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए क्या भाई रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ आ रहा है आपको, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आप समझो, ये हम लोग के फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए ये हम लोग का VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है भाई, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये हम लोग का इसका रोल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि VRG क्या करवाता है भाई, VRG का फंक्शन है फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन किसके थ्रू होता है भैया, किसके थ्रू होता है, ये हम लोग के होता है किसके थ्रू, VRG के थ्रू, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के थ्रू क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इसी के थ्रू अकर होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग किसका फंक्शन, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है भाई, मैंने आपको बताइए ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आखिर में क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को ये क्या करता है भैया, रेगुलेट करता है। तो आखिर में कैसे भैया, कैसे रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग के रेट को कैसे रेगुलेट करता है बताओ तो जरा, तो समझो आप जरा, ठीक है, कि आखिर में क्या करेगा भाई, ये क्या करता है आप समझो, ये क्या करेगा, ये स्विच ऑफ, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है ये, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद क्या कर देता है भैया, ये स्विच ऑफ कर देता है, किसे करता है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड ये क्या करता है आप समझो, 2 सेकेंड के बाद ये क्या कर देता है, स्विच ऑफ। आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये क्या करता है, स्विच ऑफ किसको स्विच ऑफ कर देता है भैया, आपके फोन को नहीं करता भाई, ठीक है, आप मत करना आपके फोन को स्विच ऑफ, किसको स्विच ऑफ करता है भैया, ये हम लोग करता है किसको, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब जो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है भैया, IRC नहीं भैया, ठीक है, अभी हम लोग बात कर IRC इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो ये किसको स्विच ऑफ कर देता है भैया, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। इसीलिए जो इंस्पायरेशन है ये आपका 2 सेकेंड का होता है। आपको पता है इंस्पायरेशन, हम लोग जो एयर को इनहेल करते हैं कितना सेकंड के लिए भी, ओनली फॉर 2 सेकेंड, क्लियर है। इंस्पायरेशन सिर्फ 2 सेकेंड का होता है, ओनली हम लोग एयर को 2 सेकेंड तक इनहेल करते हैं, फिर आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है क्या कर देता है भैया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हम लोग का ये स्विच ऑफ कर देता है भैया इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। कैसे करता है भाई, जब एयर इनहेल करोगे कहां जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा भाई, एल्वियोलाई में फिर एयर का इनफ्लो होगा, मतलब एल्वियोलाई जो है एयर से भर जाएगा। जब एल्वियोलाई एयर से भर जाता है, जब एल्वियोलाई एयर से भर जाएगा तो उसके एल्वियोलाई में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एल्वियोलाई जब एयर से भर जाएगा तो एल्वियोलाई में क्या होता है भैया, स्ट्रेच रिसेप्टर जब एयर से पूरा एल्वियोलाई भर जाएगा तो ये आपका स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होकर किसे सिग्नल देते हैं भैया, ये एक्टिवेट होकर ये सिग्नल भेजता है किसे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। और फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर 2 सेकंड के बाद, मतलब जैसे ही इंस्पायरेशन हुआ आफ्टर 2 सेकंड के बाद ये क्या कर देता है भैया, ये हम लोग के स्विच ऑफ कर देता है किसको, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। मैकेनिज्म आप समझे, ये पूरा मैकेनिज्म है। आपने एयर को इनहेल किया, एल्वियोलाई के पास गया, एल्वियोलाई एयर से भर गया, एल्वियोलाई में स्ट्रेच रिसेप्टर है,
स्ट्रेच रिसेप्टर फिर क्या होगा भैया, जब भर जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा तो सिग्नल किसको देगा, सिग्नल देगा भैया पोन्स को। फिर पोन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर फिर क्या करेंगे, इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर देंगे, समझे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेंगे भैया, इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर देंगे, इंस्पायरेशन को क्या करेंगे, इंस्पायरेशन को ये इनहिबिट कर देंगे, समझे। तो आफ्टर 2 सेकंड ये स्विच ऑफ कर देता है किससे, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। ये आप समझे क्या करता है भैया, कैसे करता है आप समझिए। ये आपके नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, ये नेगेटिव फीडबैक मतलब नेगेटिव सिग्नल, ठीक है, नेगेटिव सिग्नल दे किसे, ये आपके नेगेटिव सिग्नल दे किसे, डाया, ठीक, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, ठीक। नेगेटिव सिग्नल किसे देगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को नेगेटिव सिग्नल देगा। और किसको देगा भाई, और ये नेगेटिव सिग्नल देगा किसे, डायाफ्राम को, ठीक है, डायाफ्राम को आप देखो ये नेगेटिव सिग्नल देगा, ठीक है। तो नेगेटिव सिग्नल किसे देगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम को ये क्या करेगा भाई, ये नेगेटिव सिग्नल देगा, नेगेटिव सिग्नल ये देगा, नेगेटिव सिग्नल ये देगा, समझे बात को, क्लियर है। इससे क्या बोलते हैं भैया, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है भैया, इससे हम लोग बोलते हैं, अगर नेगेटिव सिग्नल देगा तो इससे क्या होगा भैया, जब ये मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ये मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम मसल रिलैक्स करेगा, और जब रिलैक्स करेगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग का होगा एक्सपायरेशन। जब ये दोनों मसल, जब सिग्नल भाई देखो ना, जब सिग्नल जाता है एक्सपायरेटरी रिदम मतलब सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास एंड डायफ्राम मसल के पास, जब सिग्नल जाता है एक्सपायरेटरी रिदम मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास एंड डायफ्राम मसल के पास, तभी मसल का क्या होता है, तभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तभी मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। जब सिग्नल नहीं जाएगा तो ये दोनों मसल क्या करेंगे भैया, रिलैक्स कर जाएंगे, समझे। जब ये दोनों मसल तक सिग्नल जाना बंद हो जाएगा आप समझो, तो ये दोनों मसल रिलैक्स कर जाएंगे, और रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाता है मतलब सॉरी हाँ, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आप समझो कि जब ये मसल आपके रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, समझो वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। भाई जब मसल रिलैक्स करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है, पता है। जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इससे इंस्पायरेशन, इससे क्या होगा भैया, इंस्पायरेशन। तो ये मैकेनिज्म को आपने समझा कि एक्चुअल में न्यूरल कंट्रोल ब्रेन के थ्रू कैसे न्यूरल कंट्रोल होता है, इसको हम लोग ने समझने की कोशिश की। मैंने आपको सारा चीज समझाने की कोशिश की और आपने समझने की भी कोशिश की होगी, क्लियर है। तो ये आपने सारा चीज आपने समझा कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, एक्चुअल में आपने देखा कि कैसे मतलब ब्रेन में दो रीजन है भैया, मेडुला पोन्स, मेडुला में दो ग्रुप है, डीआरजी वीआरजी। डीआरजी को ही क्या बोलता है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये सिग्नल देता है भैया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मसल को, तो क्या होता है इससे इंस्पायरेशन। और जब ये सिग्नल नहीं देता है किसको, जब ये हम लोग का न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब स्विच ऑफ कर देगा तो सिग्नल जाना, ठीक है, जब ये इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को स्विच ऑफ कर देगा तो सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे, किसके पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मसल के पास सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। जब ये दोनों मसल के पास सिग्नल जाना बंद हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का होगा जिसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। इससे हम लोग का क्या होगा भाई, इससे हम लोग का होगा जिसे बोलते हैं एक्सपायरेशन, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है, समझ गए। तो ये हम लोग का न्यूरल कंट्रोल यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल, ठीक है। एक्चुअल में केमिकल कंट्रोल कैसे होता है भैया, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है भैया, कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू केमिकल कंट्रोल होता है।
जैसे कि न्यूरल कंट्रोल ब्रेन के थ्रू होता है, वैसे ही केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू आकार होता है भैया? केमिकल कंट्रोल हम लोग का होता है किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू होता है। कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है? केमिकल कंट्रोल होता है। क्लियर है? समझ तो आ रहा है ना भैया? ये जो चैप्टर है आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अच्छे से क्या करना है, इसको रिवाइज करना, तभी हो पाएगा आपसे। ये मत सोचना कि इतना हार्ड है भाई कैसे इसको करेंगे, नहीं भैया, हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है? जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हो, जब तक हम लोग क्या नहीं करते भाई, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तब तक हमको वो चीज़ हार्ड लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो चीज़ को आप कर लेते हो तो आपको लगता है कि ये तो कितना आसान था। जैसे कि आपने जब क्लास 5th 6th 7th में आप थे, ठीक है, उस टाइम आपको क्या लगता था कि भाई इतना बड़ा एग्जाम में क्लास 5th के बाप रे इतना हार्ड है। लेकिन जब अभी आप पढ़ोगे क्लास 5th 6th के बुक को आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे ये कुछ नहीं है, ये तो अभी मेरे, ठीक है, मुकाबले ये तो कुछ नहीं, इसको मैं एक दिन में पढ़ के 1 घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर को। तो आपको आसान लग रहा है ना? अभी पहले जो हार्ड था वो बाद में आपको आसान लगा, क्योंकि आपने वो चीज़ को पार कर लिया। वैसे सेम आप जितने बार क्या करोगे भाई, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे, समझोगे प्रॉपर, वही आपको उतना आपको सिंपल लगते जाएगा। जितना नहीं पढ़ोगे तो उतना आपको हार्ड लगते जाएगा। बात समझ है आपको? क्लियर समझे ना? तो कोई भी चीज हार्ड सिंपल नहीं होता भाई, आपके समझने के पर डिपेंड करता, आपके समझने पर वो चीज डिपेंड करता है, ठीक है? अब इसके बाद स्टार्ट करता है हम लोग केमिकल कंट्रोल, ठीक है भाई? तो केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है भैया? केमिकल कंट्रोल होता है किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक? केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है आप समझना। केमिकल कंट्रोल हम लोग का होता है किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। क्या होता है भैया? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू केमिकल कंट्रोल होता है, ठीक है? देखो, तो अब डिस्कस करेंगे केमिकल कंट्रोल कि एक्चुअल में केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बात समझ आए? आखिर में डिस्कस करेंगे कि केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। तो आपको समझ आया केमिकल कंट्रोल होता है किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर, ठीक है? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है? ये हैंडराइटिंग मस्त था ना, ठीक है? तो आखिर में केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है? कीमोरिसेप्टर के थ्रू। कीमो रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है भाई? केमिकल कंट्रोल होता है, ठीक? कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है? प्रेजेंट हम लोग के बॉडी में कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है? एक 2 टाइप के कीमोरिसेप्टर होता है। पहले समझो कितने टाइप के कीमोरिसेप्टर होते हैं? 2 टाइप के कीमोरिसेप्टर। एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड सेकंड हम लोग का होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? तो 2 टाइप के क्या होता है भैया? कीमोरिसेप्टर होते हैं। देखो, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? एक होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, क्लियर? एंड हम लोग का सेकंड जो होता है जिसे क्या बोलते हैं? सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? पेरिफेरल, ठीक है? पेरिकल नहीं, पेरिफेरल, ठीक है? तो एक हम लोग का होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक? एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक हम लोग का होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? कीमोरिसेप्टर, बात समझे? तो 2 टाइप के इस कीमोरिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, दूसरा हम लोग का है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे भाई, बीच में लिखेंगे, काफी हम लोग का क्या हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा इसको सेंटर में लिखेंगे, ठीक है? सेंटर में थोड़ा सा इसको मूव करेंगे। तो कीमोरिसेप्टर आप समझो 2 टाइप के होता है, देखो, ठीक है? 2 टाइप के क्या होता है भाई? कीमोरिसेप्टर होता है 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं, क्या मैंने आपको बताया, एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, और एक होता है जिसे बोलते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है? समझे? एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल।
दो टाइप के कीमो रिसेप्टर होता है, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, लिख लो भाई पूरा नाम इसका, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो आखिर में ये कहां होता है प्रेजेंट भाई, कहां होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो आखिर में आपको समझना है कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां होता है भैया, मेडुला ऑब्लोंगेटा के आसपास या मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है। आप समझो कि ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट। कहां होता है भाई, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम लोग का सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो आखिर में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां होता है भैया, ये हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है प्रेजेंट। कहां होता है भैया, हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये हम लोग का सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। बात को समझ है आपको, ठीक है। तो कहां होता है भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो कहां होता है प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ का मतलब क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ये हम लोग का मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। क्या सेंस करता है भैया, ये हम लोग का क्या सेंस करता है, देखो तो ये आपने समझ लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको मैं समझ लिया पॉइंट कहां होता है, आपने समझ लिया, ठीक है, क्लियर। अब आखिर में मेन पॉइंट आता है, आखिर में ये क्या करता है भाई, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या करता है, आप समझो, ये सेंस करता है, क्या करता है भैया, ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर सेंस H+ आयन, ठीक है, सेंस CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये CO2 एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन को सेंस CO2 एंड H+ आयन इन किसमें सेंस करता है भैया, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या करता है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आप समझो CO2 एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन को क्या आखिर में बॉडी के अंदर CO2 एंड H+ आयन बढ़ थोड़ी गया भाई, या बॉडी के अंदर आप समझो कि मतलब बॉडी मतलब CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जहां हम लोग का बॉडी में सेरिब्रोस्पाइनल, जैसे कि ब्रेन में क्या भैया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, समझ है आपको। तो वहां क्या करता है, वहां ये सेंस करता है, आखिर में ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ये सेंस करता है कि एक्चुअल में CO2 एंड H+ का कंसंट्रेशन बढ़ थोड़ी गया या कम थोड़ी हो गया, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज को क्या करता है भैया, इंक्रीज और डिक्रीज को ये सेंस करता है, समझे, इंक्रीज और डिक्रीज को ये क्या करता है, ये हम लोग का सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इनको सेंस करता है, इनको सेंस करता है, ठीक है। तो सेंस CO2 एंड H+ आयन इन CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, क्लियर है, समझ है आपको। अगर ये क्या CSF का मतलब है सेरिब्रो, ये मार्कर ही खराब हो गया भाई, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लोग का देखो सेरिब्रो, CSF का मतलब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखो ये आखिर में जब क्या होता है, जब हम लोग के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आप जब CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जब आप समझो जब क्या होगा, जब H+ एंड CO2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसको देखो, ठीक है। जब CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो इसको क्या करता है भैया, ये हम लोग के जो कीमो, ठीक है, कीमो आप समझो कीमो रिसेप्टर्स ये क्या हो जाता है भाई, एक्टिवेट, ठीक है। जब भी आपका CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इससे क्या होंगे, जो कीमो रिसेप्टर हैं, आप समझो कि जो कीमो रिसेप्टर हैं ये हम लोग के कीमो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे भाई, जब CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हम लोग को ये जो कीमो रिसेप्टर है, ये हम लोग के कीमो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे भाई, ये हम लोग के कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं भाई, एक्टिवेट हो जाता है ये कीमो रिसेप्टर जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जब हम लोग के कीमो रिसेप्टर
एक्टिवेट होते हैं तो आखिर में क्या करते हैं, ये हम लोग के समझो ये क्या करता है, तुरंत ये सिग्नल, तुरंत ये क्या करेंगे भाई, ये सिग्नल देंगे किसको, तुरंत ये आप हम लोग के सिग्नल देते हैं भैया, किसको देंगे सिग्नल, तुरंत ये सिग्नल देते हैं इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, तुरंत ये सिग्नल किसको देंगे, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को देंगे सिग्नल, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को ये तुरंत सिग्नल भेजेंगे। क्लियर है, तुरंत ये सिग्नल भेजेंगे इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, फिर हम लोग का क्या करेगा भाई, जो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर ये क्या करेगा भाई, ये इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर फिर क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा आप समझो, ये क्या करता है आपको ध्यान से समझना है। जब कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ये सिग्नल दिए किसको, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, फिर आपका क्या, फिर आपका जो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर ये क्या करेगा, देखो ये इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर फिर क्या क्या करता है भाई, इससे हम लोग का फिर हम लोग करता है क्या, रैपिड ब्रीथिंग होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हो हम लोग डीपर ब्रीथिंग करना स्टार्ट। ठीक है, जो ब्रीथिंग रेट है हम लोग का क्या हो जाता है, ये क्या कर देता है, देखो ब्रीथिंग रेट को ये इंक्रीज कर देगा। ये क्या करेगा भाई, आखिर में ये क्या करेगा, ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा भैया, ये क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। ये हम लोग के ब्रीथिंग रेट को ये क्या करेगा समझो, ये ब्रीथिंग रेट को ये इंक्रीज कर देगा। बात समझे, आखिर में इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर ये क्या करेगा भाई, ये हम लोग के ब्रीथिंग रेट को ये क्या कर देता है भैया, इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे क्या करते हैं हम लोग डीपर ब्रीथिंग। ठीक है, जिससे हम लोग डीपर ब्रीथिंग करने स्टार्ट, ठीक है, डीपर ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीपर ब्रीथिंग करना हम लोग क्या कर देते हैं भैया, जिससे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डीपर ब्रीथिंग करना जिससे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हुआ आपने समझा सारा चीज को, कि एक्चुअल में जब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या सेंस करता है भाई, ये आप समझ गए कि CO2 एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन को सेंस करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ठीक है, जब भी CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जब भी CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है CSF के अंदर, तो आपका क्या होता है भाई, तो हम लोग का कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट, जो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट, और जब कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो किसको सिग्नल देगा भाई, किसको सिग्नल देगा, ये इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल देगा। और फिर जो हम लोग का इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर ये क्या करेगा भाई, ये हम लोग का ब्रीथिंग रेट को क्या कर देता है भाई, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, और इससे हम लोग क्या करने लगते हैं, इससे हम लोग इससे क्या करने लगते हैं भाई, डीपर ब्रीथिंग करने लगते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में क्या रोल है भैया, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का। हम लोग ने किसका बात कर लिया, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का हम लोग ने बात कर लिया। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का है जिससे बोलते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, कीमोरिसेप्टर क्लियर। देखो तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जिसे क्या बोलते हैं भाई, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में कहाँ होता है भैया, ये हम लोग के आयोटिक आर्च, ठीक है, आयोटिक आर्च एंड हम लोग के कैरोटिड आर्टरी। समझ है आपको, आयोटिक आर्च, आयोटिक जो आयोटा का आर्च है उसे क्या बोलते हैं भाई, जो आयोटा का आर्च बना हुआ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक, अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आपने देखा है कि जो आयोटा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, या समझो कि ये हम लोग का क्या भैया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, आप समझो कि क्या ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई आपने पढ़ा है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग का क्या है भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल है, समझे आपको, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है, क्या इससे अराइज होता है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है, अयोटा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है भैया, इससे हम लोग का अराइज होता है क्या, अयोटा। इससे क्या होता है, अराइज होता है क्या, अयोटा। ठीक है, इससे क्या अराइज होता है, समझो, इससे अराइज होता है क्या, अयोटा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है भैया, इससे हम लोग का अराइज होता है क्या, अयोटा, अयोटा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे और आपको समझाने के लिए, तो आप ये तो आप समझ लो कि आखिर में लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग का अराइज होता है जिसे बोलते हैं क्या, अयोटा। ठीक है, इससे हम लोग का क्या अराइज होता है, इसे बोला जाता है अयोटा। और जो अयोटा जो ये आपका बना है कर्व, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। इसे क्या बोलते हैं भाई, आर्च ऑफ अयोटा, इसे बोला जाता है आर्च ऑफ अयोटा, समझे। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहां होता है भाई, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हम लोग के आर्च ऑफ अयोटा में क्या होता है भाई, आर्च ऑफ अयोटा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और कहां होते हैं भाई, एंड हम लोग क्या होता है प्रेजेंट कहां, कैरोटिड आर्टरी, नाम सुना है कभी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी नाम सुना है, कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करता है भैया ब्रेन को। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो किसको ब्लड सप्लाई करता है, जो किसको ब्लड सप्लाई करता है, ये ब्रेन को, जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ठीक है, जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, इसे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है कैरोटिड आर्टरी, इसे बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ जाए आपको। तो आर्च ऑफ अयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, आर्च ऑफ अयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों में आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर यहाँ आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ है आपको। ठीक, देखो तो आपने ये समझ, ठीक, आपको समझ आया कि एक्चुअल में कहाँ ये होते हैं भाई प्रेजेंट, ये आपने समझ लिया। ठीक, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि जो पेरिफेरल, ठीक, थोड़ा सा इसको, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहां होता है भाई, एक आपका होता है कहां पर, आर्च ऑफ अयोटा, ये एक हम लोग का होता है प्रेजेंट कहां, आर्च ऑफ अयोटा में। और दूसरा हम लोग का कहां होता है, कैरोटिड आर्टरी, दूसरा हम लोग का प्रेजेंट होता है कहां, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में ये हम लोग का क्या होता है भाई, कैरोटिड आर्टरी में ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है भैया, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होता है क्या, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं भैया क्या, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं अयोटिक बॉडीज। ठीक है, आर्च ऑफ अयोटा में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग के अयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आर्च ऑफ अयोटा में हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग का अयोटिक बॉडीज, इसमें अयोटिक बॉडीज क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है भैया, इसमें हम लोग के अयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आर्च ऑफ अयोटा में क्या होता है, इसमें अयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। वैसे सेम आप समझो कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, इसमें हम लोग के कैरोटिड बॉडीज, बात समझे, कैरोटिड, इसमें क्या होंगे भाई, इसमें हम लोग के कैरोटिड बॉडीज होंगे। ठीक है, क्लियर, इसमें हम लोग के क्या होंगे, इसमें हम लोग के कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होंगे। सब बात समझे। तो आर्च ऑफ अयोटा में हम लोग के अयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड आर्टरी में हम लोग के कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये अयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ठीक, अयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, वही काम है जो कि काम किसका था, कीमोरिसेप्टर्स का। तो ये क्या करेंगे भाई, कीमोरिसेप्टर्स का काम ये सेंस करेंगे किसको, आप देखो ये भी आपके वही क्या करेंगे भाई, ये सेंस करते हैं भैया, सेंस करेंगे CO2 एंड H+ आयन। ठीक है, CO2 एंड H+ आयन, समझे ये किसको सेंस, सेंस किसको करेंगे भाई, ये सेंस करते हैं CO2 एंड H+ आयन। ठीक है, CO2 एंड H+ आयन को ये क्या करेंगे भैया, ये सेंस करते हैं, समझे ना, CO2 एंड H+ आयन को सेंस करते हैं। और ये ऑक्सीजन के, ठीक, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को भी सेंस करते हैं। ठीक, ये आप और क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को भी क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अगर ये CO2 एंड H+, आप समझो कि अगर
वही सेम चीज है कि अगर CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, बढ़ गया भाई, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, दो ऑप्शन है, इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो गया, अगर ये H+ आयन एंड CO2 का कंसंट्रेशन अगर ये इंक्रीज हो गया, अगर ये बढ़ गया, तो क्या करेंगे भैया, आपके ये कीमोरिसेप्टर्स, ये जो आपके कैरोटिड आर्टरीज एंड आयोटिक आर्टरी हैं, आप समझो, इसमें आपके जो बॉडीज हैं, कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज, ये सेंस करेंगे और सिग्नल किसे भेजेंगे, ये सिग्नल देंगे किसको, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। किसको सिग्नल देते हैं भैया, ये आपके इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे। ये जो बॉडीज हैं ये आपके इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को देंगे सिग्नल, और फिर ये आपका जो इंस्पायरेटरी, आप समझो, अगर इनका कंसंट्रेशन आप समझो कि अगर ये इंक्रीज हो गए, CO2 इंक्रीज हो गया या फिर आपका H+ आयन इंक्रीज हो गए, तो आखिर में ये आपके, ठीक है, समझो सिग्नल या आपके किसको एक्टिवेट करेंगे भैया, आपके सिग्नल भेजेंगे किसको, ये हम लोग के सिग्नल, देखो ये सिग्नल देंगे किसे भाई, ये सिग्नल देंगे इंस्पायरेटरी सेंटर को। ये किसको देंगे सिग्नल, इंस्पायरेटरी सेंटर को ये सिग्नल भेजेंगे किसको भाई, इंस्पायरेटरी सेंटर को ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, और फिर इंस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा, इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देगा। फिर क्या करेगा, देखो इंस्पायरेटरी सेंटर जो कि इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देगा, जो कि हम लोग का इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देगा। समझ है आपको कि एक्चुअल में जब CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन, जब हम लोग के CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन जब क्या होता है भैया, जब हम लोग का इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो ये किसको सिग्नल देते हैं भाई, ये सिग्नल देते हैं किसको, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। इंस्पायरेटरी सेंटर को क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगे, और फिर हम लोग का जो इंस्पायरेटरी सेंटर है क्या कर देगा भैया, हम लोग का इंस्पायरेशन को स्टार्ट कर देगा। फिर ये सेंटर क्या करेगा, ये इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देगा, ये हम लोग का क्या करेगा, समझो, ये इंस्पायरेशन ये स्टार्ट कर देगा। तो बात को आप समझे, ये आपका पूरा मैकेनिज्म था कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं, क्या इनका रोल है। मैंने आपको सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया, ठीक है, सारा चीज मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग ने क्लियर किया। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग ने सबसे पहले बात किया था न्यूरल कंट्रोल, ठीक है भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग टोटल क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है, देखो अभी तक है कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन। क्या पढ़ रहे हैं, किसको डील कर रहे हैं भैया, कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन की। एक्चुअल में हम लोग रेस्पायरेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग ने बात किया न्यूरल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल को देखे, किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल किसके थ्रू होता है भैया, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, ऐसे रिसेप्टर जो केमिकल को, मतलब जो क्या करते हैं भैया, जो H+ एंड CO2 के कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेते हैं। जो H+ एंड CO2 के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, केमिकल को सेंस करने वाले कीमो रिसेप्टर्स। समझे बात को भैया, क्लियर हो आपको, क्लियर। तो ये आपने सारा चीज आपने समझ लिया कि हम लोग ने पहले न्यूरल कंट्रोल डिस्कस किए, फिर उसके बाद कौन सा कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल डिस्कस किए। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, कोई भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं छूटा होगा भाई, मैंने आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को आप, ठीक है, मतलब कमेंट में आप प्लीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में इंस्पायरेशन भैया, हम लोग का समझो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, पता है आपको भाई। जितना आपका ब्रीथिंग रेट, अब अगर आपका ब्रीथिंग रेट ज्यादा है तो आपका इंस्पायरेशन, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ब्रीथिंग आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पूरा लिंक्ड प्रोसेस है जो आपके एनसीईआरटी में था, मैंने आपको सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।